हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचैस चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 को हम 1 शॉट में खत्म करने वाले हैं। चैप्टर 9 हमारा है बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो ये जो हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसको हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के, वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो मान लीजिए किसी भी जीव के अंदर डीएनए की संरचना है या उसके अंदर जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, उन आनुवांशिक पदार्थ की संरचना या डीएनए की संरचना को आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने की प्रक्रिया जो होती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर अलग प्रकार के डीएनए या अलग प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ को हेर फेर करना, है ना, इधर उधर करना, मतलब एक डीएनए की जगह में दूसरे प्रकार के डीएनए को स्थानांतरित करना, यही प्रक्रिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा जो भी आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए की संरचना होती है, इसको हेर फेर करने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाने के कई सारे उद्देश्य हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आज बहुत सारी चीजें जो है आसान हो चुकी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ये पार्ट ही ऐसा है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है कि आज हम कई अलग अलग कार्यों में बहुत कम समय में अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कई अलग अलग विधियां डेवलप की जा चुकी है जिसके माध्यम से हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी किस्म के प्रजातियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य में, तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए किसी भी जीव में, कोई जीव है और उस जीव के अंदर अगर कोई गड़बड़ी युक्त आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, पर्टिकुलर ये मान लीजिए कोई जीव है, इस जीव के अंदर मान लीजिए कोई एक ऐसा जीन उपस्थित है जो जीन क्या है? गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ जीन उपस्थित रहेगा तो जाहिर सी बात है ये शरीर के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न कर सकता है। तो किसी भी जीव में अगर कोई गड़बड़ी युक्त जीन है, बेकार जीन उपस्थित है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसको रिप्लेस करके हम सही जीन का प्रवेश करा सकते हैं उसकी जगह में। ठीक है, तो पहला उद्देश्य तो यही है कि किसी भी जीव में अगर गड़बड़ी युक्त या कोई बेकार जीन्स उपस्थित है तो उसकी जगह में हम एक अच्छे और नए जीन्स का समावेश करा सकते हैं, यानी बेकार या गड़बड़ युक्त जीन की जगह में हम सही जीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य आपको याद रखना है कि किसी भी जीव में अगर गड़बड़ी युक्त जीन है तो उसको हम सही जीन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि विभिन्न वांछित गुणों से युक्त जीवाणु, पादप एवं जंतुओं को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर हम चाहें तो अच्छी किस्म के पादपों को विकसित कर सकते हैं, उन्नत किस्म के जंतुओं को विकसित कर सकते हैं, वह इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों को भी हम डेवलप या विकसित कर सकते हैं। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि जो भी संक्रामक रोग होते हैं, उन संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है? प्रभावशाली एवं सस्ते वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है इस विधि के माध्यम से। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे कि हम कैसे जो है इंसुलिन जीन पैदा करने वाले डीएनए को हम कैसे उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके किस प्रकार से इंसुलिन जीन का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी संक्रामक रोगों के लिए जो वैक्सीन या टीके बनाए जाते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जो पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी के अंतर्गत पूरे के पूरे वैक्सीन बनाए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है अहम योगदान निभाता है। इसके माध्यम से हम सस्ते और प्रभावशाली वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वैक्सीन को हम निर्माण कर सकते हैं जो कि सस्ता भी हो, साथ ही साथ प्रभावशाली भी हो। फिर इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, जिसको हम डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं, जिसके द्वारा अपराधियों की पहचान की जा सकती है, वह पैतृक संबंधी जो भी अड़चने हैं उसको दूर की जा सकती है। तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीकों को विकसित किया गया है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपराधियों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही साथ पैतृक संबंधित अड़चन को भी हम क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। पैतृक संबंधी अड़चन का मतलब है
कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए किसी को बोल रहा है कि ये हमारे मम्मी या पापा हैं, तो इस चीज का पता लगाया जा सकता है जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसके माध्यम से तैयार किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीकों को विकसित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से हम कम समय में अपराधियों की पहचान कर सकते हैं, व इसके अलावा जो भी पैतृक संबंधी अड़चन है इसको हम दूर कर सकते हैं। अगला है हमारा उद्देश्य कि आनुवांशिक रूप से जो भी परिवर्तित जीव हैं, ठीक है, इनको हम आसानी से डेवलप या विकसित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जीव के अंदर जो जीन है, उनके जीनों में एक नए प्रकार के जीन का समावेश करा करके हम एक नए जीव को विकसित कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है, या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। तो इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसजेनिक जीवों को आसानी से पैदा कर सकते हैं, यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को हम पैदा या डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी उद्देश्य है कि रोग एवं कीट प्रतिरोधी फसलों की किस्म को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक के माध्यम से हम एक अच्छी किस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादपों को विकसित कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे बीटी काटन इसका सबसे बड़ी एग्जांपल, ठीक है। बीटी काटन जो है यह कपास की एक कीट प्रतिरोधक किस्म है, और इसमें क्या है कि कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया गया। इसके अंदर ऐसे जीन का प्रवेश कराया गया जिसके कारण से कपास के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता जो है विकसित हो चुकी है, और कोई भी आकर के कीट जब इसकी पत्तियां वगैरह को खाते हैं तो वो कीट क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अच्छे अच्छे पादपों के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले गुणों को विकसित कर सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के थ्रू। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। तो समय रहते वैज्ञानिकों के द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर जो जीनोम है उनमें हम डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनको हम समय के अनुसार जो है चेंज कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, डीएनए की संरचना को हम बदल सकते हैं एक नए प्रकार के डीएनए को ट्रांसफर करा करके। तो इस प्रकार से किसी भी जीव के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए है, इसकी संरचना में हेर फेर करने की जो प्रक्रिया होती है, यही है हमारी आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कौन कौन से इंपोर्टेंट उद्देश्य या ऑब्जेक्ट हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्टली 4 नंबर में आएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में जो 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से पहला क्वेश्चन तो वही आ सकता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य, तो आपको तैयार कर लेना है, 4-5 उद्देश्य फिर भी तैयार कर लेना है। इसके बाद प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड जो होता है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? ये केवल और केवल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मिड। और आप देखेंगे इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कुछ अन्य माइक्रोब्स की कोशिकाओं के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। मेनली जो है बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे, इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों के अंदर भी पाए जा सकते हैं। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो ये छोटे होते हैं, साइज में गोलाकार होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोहरे कुंडलित डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड एक प्रकार का डीएनए ही होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया कि जो प्लाज्मिड है वो एक प्रकार का डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, जो मेन गुणसूत्र से भिन्न होता है। गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं, गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं ये गोलाकार होते हैं, छोटी संरचना वाले, और द्विकुंडलित डीएनए एक प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है एक प्रकार का द्विकुंडलित डीएनए होता है जो कि संवाहक का काम करता है, ठीक है। संवाहक का मतलब है कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी डीएनए को ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसमें वाहक की भूमिका निभाएगा, ठीक है, संवाहक की भूमिका निभाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है, ठीक है, स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। मतलब प्लाज्मिड जो है स्वयं द्विगुणित हो सकते हैं। जैसे डीएनए के अंदर आपने देखा था कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट करके द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रकार इनके अंदर भी द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। अगर मान लीजिए प्लाज्मिड के दोनों श्रृंखला जो है किसी कारणवश अलग हो गई है तो इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है और स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि स्वतः ये द्विगुणित होकर के फिर से उसी प्रकार द्विकुंडलित डीएनए का निर्माण कर लेंगे। तो प्लाज्मिड जो है एक प्रकार से डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित डीएनए होता है जो कि गोलाकार और छोटे होते हैं साइज में। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और ये मुख्य रूप से किनके अंदर पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है लीडरबर्ग ने।
सबसे पहले 1952 में प्लाज्मिड शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? लीडर वर्ग ने किया था। किसने किया था? लीडर वर्ग ने किया था। अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। प्लाज्मिड का एक बढ़िया एग्जाम्पल है पीबीआर 322। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है। पीबीआर 322 ये क्या है? एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड का एक और एग्जाम्पल है जो कि आपके सामने लिखा भी गया है, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टीआई प्लाज्मिड क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि टीआई प्लाज्मिड जो होते हैं ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर, मतलब कोई भी अगर द्विबीजपत्री पौधा है तो उनके अंदर क्या करते हैं? ये संक्रमण करते हैं और संक्रमण के पश्चात ये पौधों के अंदर ट्यूमर निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये मेनली आपको याद रखना है। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड क्या है? तो यह एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। और किस जीवाणु के अंदर? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण करता है और संक्रमण करने के पश्चात उनके अंदर ट्यूमर निर्माण को भी प्रेरित करने लग जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो जीन अभियांत्रिकी होती है या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें हम इसका वाहक के रूप में यूज करते हैं। मतलब प्लाज्मिड सबसे बढ़िया वाहक का सूत्र होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया कैरियर का काम करता है, तो सबसे बढ़िया वाहक का स्रोत क्या है? प्लाज्मिड। तो अगर मान लीजिए हमको किसी भी जीव के अंदर एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश कराना है तो हम क्या करेंगे? वाहक के रूप में किसको ले सकते हैं? प्लाज्मिड को ले सकते हैं और इसको फिर हम उस जीव के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड सबसे बढ़िया वाहक का काम होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चल के आप प्लाज्मिड का यूज भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मिड के प्रकार। तो आप लोग प्लाज्मिड के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड के प्रकार। तो कार्यों के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, ठीक है, कार्यों के आधार पे हम कई अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पे हम प्लाज्मिड को कई अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, कार्य के अनुसार। तो इसका डिवीजन जो किया गया है, कार्य के अनुसार जो विभाजन किया गया है प्लाज्मिड का, कई अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। सबसे जो पहले प्रकार के प्लाज्मिड हैं इनको हम बोलते हैं फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। और ये जो फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? संयुग्मन करना। कंजुगेशन में ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, संयुग्मन में एक जीव के मान लीजिए जो भी अनुवांशिक पदार्थ हैं उसको दूसरे जीव के अनुवांशिक पदार्थ से संयुग्मन करना है तो उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो फर्टिलिटी ऑफ प्लाज्मिड क्या करता है? यह संयुग्मन के लिए, कंजुगेशन के लिए जिम्मेदार होता है, कंजुगेशन में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा हमारा क्या है? प्रतिरोधी प्लाज्मिड। नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिरोधी प्लाज्मिड। मतलब ये क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो किसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो ये प्रतिजैविकों के विरुद्ध क्या करता है? प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक के प्रति ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार के जीन होते हैं जो प्रतिरोधी प्लाज्मिड है। ये एक प्रकार के जीन होते हैं जो कि प्रतिजैविकों के विरुद्ध क्या करते हैं? प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिजैविकों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एंटीबायोटिक है तो उनके मार्ग में अवरुद्ध या आप देखेंगे कि बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे प्रतिरोधी प्लाज्मिड। तीसरा जो प्लाज्मिड है उसको हम बोलते हैं कोल प्लाज्मिड। ठीक है, तीसरा प्लाज्मिड कौन सा है? कोल प्लाज्मिड। और कोल प्लाज्मिड की मेन बात क्या है कि यह एक प्रकार का ऐसा जीन होता है जो कि उस प्रोटीन को कोड करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ठीक है, तो दूसरे बैक्टीरिया को मान लीजिए कोई जीवाणु जो है नष्ट कर रहा है तो उस जीवाणु के अंदर जो प्रोटीन है उसको कोड करने का काम कौन करेगा? कोल प्लाज्मिड करता है। ठीक है, चौथा है हमारा अपक्षयी। अपक्षयी का मतलब होता है डिजेनरेटिव। तो डिजेनरेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, यह अपक्षयी प्लाज्मिड। अपक्षयी प्लाज्मिड क्या काम करते हैं भैया? तो जो भी अवयव होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका पाचन यानी कि डाइजेशन करने से रोकता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जो कि जो भी अवयव होते हैं अवयवों का पाचन होने से रोकने का काम करता है। यह हमारा
जो अपक्षय या डिजेनरेटिव प्लाज्मिड है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, डिजेनरेटिव या अपक्षय करना। ठीक है, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना या रोकना। तो अवयवों का जो पाचन होता है उस पाचन को रोकने में अहम भूमिका निभाता है, ये हमारा अपक्षयी प्लाज्मिड। एक आखिरी प्लाज्मिड है वायरुलेंस प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? वायरुलेंस प्लाज्मिड है। और यह क्या करता है? यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है। ठीक है, जीवाणुओं के अंदर यह ऐसी क्षमता विकसित कर देता है जिससे जीवाणु जो है रोग कारक हो जाते हैं, रोगों के कारक हो जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर रोग को संक्रमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वायरुलेंस प्लाज्मिड, जो कि जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है। तो ये कार्यों के आधार पर हमने प्लाज्मिड को 5 प्रकार से बांटा था। ठीक है, तो हमारा पहला कौन सा था? पहला था हमारा फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड, फिर है हमारा प्रतिरोधी प्लाज्मिड, फिर कोल प्लाज्मिड, अपक्षयी या डिजेनरेटिव प्लाज्मिड, और एक है हमारा वायरुलेंस प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड के 5 प्रकार हैं कार्यों के आधार पे। इनका आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। नाम से स्पष्ट है कि क्लोनिंग, इसको आप लोग 9th 10th से ही पढ़ते होंगे। क्लोन का मतलब क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है कि जैसे हूबहू संरचना। ठीक है, क्लोन का मतलब ही क्या है? हूबहू संरचना। तो आकार के रूप से और अगर अनुवांशिक रूप से मान लीजिए कोई जीव ऐसा है जो कि उसके आकार की लक्षण यानी कि रंग रूप स्वभाव और उसके अनुवांशिक लक्षण जो है लगभग एक समान है, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं जो कि एक समान दिखाई देते हैं, तो समयुग्मजी जो जुड़वे बच्चे होते हैं ये भी क्लोन के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके आकार की लक्षण देखने में भी वो दोनों एक समान दिखाई देंगे। अगर जुड़वा बच्चे कभी कभी होते हैं तो आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि समयुग्मजी अवस्था में होते हैं, दोनों जो है समान रूप से दिखाई देते हैं। तो अगर उनके अंदर आकार की लक्षण एक समान है और अनुवांशिक लक्षण भी एक समान है तो वो क्या हो गए? एक दूसरे के क्लोन हो गए। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मली परिभाषा क्लोन की बताएंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि एक जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को हम क्लोन कहते हैं। मतलब एक जीव के जैसे ही अगर कोई समान प्रतिकृति आपको दिखाई दे रही है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? क्लोन हो गए। ठीक है, तथा क्लोन के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्लोनों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी कि अगर कोई जीव है तो उस जीव के हूबहू समान अगर कोई जीव दिखाई दे रहा है आकार की व आनुवांशिक रूप से, तो वो क्या है? एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? या करके आप दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या दूसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए सभी संततियां जो कि अपने जनकों से आकार की में भी और आनुवांशिक रूप से भी एक समान होते हैं, वो कहलाते हैं क्लोन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन से स्पेशली जो बनती हैं आप देखेंगे स्पीशीज, अगर हम बात करें प्लांट के अंदर तो बहुत सारे अलैंगिक जनन के माध्यम से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन से अधिकतर जो संततियां उत्पन्न होती है आप देखेंगे कि वे सभी की सभी जो संततियां होती है यानी जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी वो सभी के सभी कैसे होते हैं? आकार की लक्षण में भी और आनुवांशिक लक्षण में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज तो आकार की लक्षण एक समान होगा और दूसरी चीज उनकी जेनेटिकली जो कैरेक्टर है वो भी क्या होंगे? एक समान होंगे। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न अगर कोई संततियां हैं जो कि अपने जनकों के समान ही आकार की लक्षण व आनुवांशिक लक्षण दर्शाते हैं तो वही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को ही हम क्लोन कहलाते हैं जो जीव एक समान आकार की व आनुवांशिक लक्षण दर्शाते हैं और जो कि अलैंगिक जनन के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिंपल सा डेफिनेशन है क्लोनिंग का और इसको आपको याद रखना है। कई बार आपकी एग्जाम में क्लोन की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, तो एक जीव के समान प्रतिकृति, ठीक है, मतलब एक जीव के जैसे ही अगर हूबहू समान प्रतिकृति आपको कोई दिखाई दे रही है जो कि आकार की रूप से भी और आनुवांशिक रूप से एक समान होती है तो वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। और क्लोनों के प्रोडक्शन या उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग जो है कई अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक होता है हमारा कोशिकीय क्लोनिंग, तो अगर हम किसी एक कोशिका के समान हूबहू समान प्रतिकृति वाली कई अलग अलग कोशिकाओं को प्राप्त करते हैं तो वो कोशिकीय क्लोनिंग होगी। ठीक उसी प्रकार अगर पादप क्लोनिंग, अगर किसी एक पादप के जैसे कोई दूसरा पादप है जो कि आकार की व आनुवांशिक रूप से समान है तो उसे हम पादप क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जंतुओं में क्लोनिंग जो है हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर होने वाली जो क्लोनिंग है उसे हम सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग कहेंगे। जंतु क्लोनिंग से संबंधित आपको एक दो चीजें और याद रखना है। जैसे जंतु में जो सबसे पहले स्तनधारी का क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम क्या था? डॉली। ठीक है, डॉली। तो डॉली आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जंतु क्लोन कौन सी थी। ठीक है, तो ये प्रथम जंतु क्लोन है। ठीक है, डॉली जो है
प्रथम जंतु क्लोन है, ठीक है, प्रथम जंतु क्लोन, प्रथम जंतु क्लोन, ठीक है। और ये सबसे पहले किसी स्तनधारी का क्लोन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछे कि पहला स्तनधारी कौन सा था जिसका क्लोन तैयार किया गया था, तो आपको याद रखना है भेड़, ठीक है। तो भेड़ में ही तैयार किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। जंतुओं में जो हमारा स्तनधारी है उसमें भेड़ एक ऐसा स्तनधारी है जिसका सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था, डॉली नाम था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1993-94 के आसपास में, और डॉली की मृत्यु भी हो गई थी 2004 के आसपास। यानी आप देखेंगे कि 1997 में क्या हुआ था, डॉली का 1997 के आसपास डॉली तैयार हुई थी, और 2004 के आसपास डॉली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब 6 से 7 साल में डॉली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जंतु क्लोनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन याद रखना है कि डॉली जो है प्रथम जंतु क्लोन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्लोनिंग के प्रकार होते हैं, कई अलग अलग प्रकार की क्लोनिंग होती है। कोशिकीय क्लोनिंग, कोशिकाओं में जो क्लोनिंग होगी वो कोशिकीय क्लोनिंग है। पौधों में अगर क्लोनिंग तैयार होगी तो उसे हम पादप क्लोनिंग बोलेंगे। उसी प्रकार जंतुओं में अगर क्लोनिंग होती है तो उसे हम जंतु क्लोनिंग, और ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, ठीक है, सूक्ष्म जीवों में जो क्लोनिंग होगी उसे हम बोलेंगे सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग। तो बात क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं आसानी से। अब है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आप देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन क्लोनिंग की कौन कौन सी उपयोगिताएं होती है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारे पास एक विशिष्ट जीन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक विशिष्ट जीन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई एक विशिष्ट जीन है। तो किसी एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति या अनेक कॉपी तैयार करने की जो विधि होती है उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। एक जीन की जैसे हूबहू अगर मान लीजिए हम कई सारे जीन की क्लोनिंग तैयार करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो कोई ऐसा जीन मान लीजिए हम तैयार करते हैं जो कि आनुवांशिक रूप से व आकार के रूप से क्या हो, एक समान हो, तो इनके क्लोन, जीनों के क्लोन बनाने की जो प्रोडक्शन या उत्पादन करने की प्रक्रिया है वही कहलाती है जीन क्लोनिंग। तो एक जीन के समान, ठीक है, एक जीन के जैसे, किसी एक विशिष्ट जीन के जैसे अगर मान लीजिए हम जीन की क्लोन तैयार कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। तो एक विशिष्ट जीन के मान लीजिए अगर अनेक प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब है अनेक कॉपियां, ठीक है। तो अगर एक जीन के समान अगर हम उसी जीन के अनेक सारे कॉपियां तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और वो जीन अगर आकार के रूप से और आनुवांशिक रूप से एक समान है तो ये क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। तो जीनों के अंदर जब क्लोनिंग होगी तो उसे हम जीन क्लोनिंग कहेंगे। जैसे जंतुओं के अंदर क्लोनिंग हुई तो उसे हमने जंतु क्लोनिंग कहा। उसी प्रकार किसी जीन का हम क्लोन तैयार करते हैं, किसी एक जीन के जैसे हूबहू दिखने वाले कई अन्य जीनों का संश्लेषण अगर हम मान लीजिए करते हैं तो एक जीन की जैसे मान लीजिए कई सारे जीनों का संश्लेषण हुआ और सभी के सभी जीन जो हैं आकार के रूप में भी और आनुवांशिक रूप से अगर एक समान है तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएंगे, जीनों के क्लोन कहलाएंगे। तो जीन क्लोनिंग कहेंगे इस प्रक्रिया को। तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है कि कोई एक विशिष्ट पर्टिकुलर जीन है, उस जीन की कई सारी प्रतिकृतियां तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग की कई अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। जीन क्लोनिंग की दो विधियां हम पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब डीएनए पुनर्योजन तकनीक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके इस चैप्टर से अगर कोई 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है तो वो यही दोनों क्वेश्चन है। एक है पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला चयन अपक्रिया और दूसरा है हमारा डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। इसके बाद हम जस्ट देखेंगे जीन क्लोनिंग की दोनों विधियां। तो चलिए अब हम यहां पे समझते हैं जीन क्लोनिंग की उपयोगिता। अगर मान लीजिए जीनों का क्लोन तैयार करते हैं तो इससे हमको भैया क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या उपयोगिता है, जीन क्लोनिंग का उपयोग कहां कहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी आनुवांशिक गुण हैं तो आनुवांशिक गुणों को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला प्रॉफिट है या पहला जो है उपयोग है कि जीन क्लोनिंग के माध्यम से जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तो उन आनुवांशिक गुणों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो पहला उपयोग आपको समझ में आ गया कि इसके द्वारा हम जो भी आनुवांशिक गुण हैं उन आनुवांशिक गुणों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस तकनीक के द्वारा हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है, ठीक है। जीन क्लोनिंग के माध्यम से
कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर मान लीजिए जीन क्लोनिंग हुई तो कहीं पर मान लीजिए गड़बड़ जीन है, तो उस गड़बड़ जीन की जगह में अगर हमने सही जीन का मान लीजिए समावेश करा दिया तो उस सही जीन के द्वारा जो है उस व्यक्ति की जान बच सकती है। यानी कि जीन क्लोनिंग के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके बाद देखिए, इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से संबंधित जो दवाइयां हैं उन दवाइयों का भी संश्लेषण जो है हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कई अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से जो बचने वाली दवाइयां हैं उन दवाइयों का संश्लेषण भी हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो उपयोगी होते हैं तथा दूध व प्रोटीन देने वाली जंतुओं को पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाय है, अब अगर वो मान लीजिए गाय जो है ज्यादा मात्रा में दूध या प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो हम उसके अंदर ऐसे जीन का समावेश करा सकते हैं जिस जीन के माध्यम से वो गाय ज्यादा मात्रा में दूध का प्रोडक्शन करने लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम अत्यधिक ज्यादा मात्रा में दूध देने वाली गायों को या दूध देने वाले जंतुओं को विकसित कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन देने वाले जंतुओं को भी आसानी से विकसित कर सकते हैं। एक आखिरी पॉइंट है कि उच्च गुणों वाले जीनों को भी हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे किस्म के गुणों वाले जो भी पादप हैं, जो भी जंतु हैं, उनको हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ये फायदा है जीन क्लोनिंग का। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है भैया? तो जीनों में अगर क्लोनिंग होती है, एक जीन के अगर समान कई सारे जीन की प्रतिकृतियां बनाई जाती है, तो इसे हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग के कई अलग अलग प्रकार के उपयोगिताएं हैं, इनका उपयोग है अलग अलग जगहों में। तो आप लोग इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग की उपयोगिता क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हमारा है जीन क्लोनिंग की विधियां। और जीन क्लोनिंग की विधियों में पहला वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट जो विधि है हमारी, वो है पीसीआर। और पीसीआर का सबसे पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है भैया? तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग की जो विधियां हैं, ठीक है, उसमें से जो आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भैया बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्चुअल में जीन क्लोनिंग की ही विधियां हैं। ये जीन की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत सरल एवं उपयोगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बहुत कम समय में और बहुत सरल तरीके से जीनों की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं। मतलब जीनों में क्लोनिंग जो है आसानी से हो सकती है। एक जीन के समान कई जीनों को हम आसानी से व सरलता से व कम समय में प्राप्त कर सकते हैं जीन क्लोनिंग की इस पीसीआर विधि के माध्यम से। तो यह जीन की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत सरल, मतलब इस विधि में कोई कठिनाई भी नहीं जाती है, आसानी से जीन का क्लोन तैयार किया जा सकता है। तो जीनों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत सरल एवं उपयोगी प्रक्रिया होती है। और किसी भी जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा हम कम समय में अनेक प्रतिलिपियां यानी अनेक कॉपियां जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जीनों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही कम समय में जीनों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक तकनीक है पीसीआर। और इस पीसीआर के माध्यम से हम जीनों की कई सारी प्रतिलिपियां या कॉपियों को बहुत ही कम समय में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि पीसीआर के माध्यम से होगा क्या। तो पीसीआर जो है जीन क्लोनिंग की एक विधि है, जीनों की संख्या को बढ़ाने की एक विधि है। इस विधि के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से हम जीनों की कई सारी प्रतिलिपियां जो है तैयार आसानी से कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पीसीआर विधि की खोज किसने की? तो पीसीआर विधि की खोज जो है 1985 में किसने की थी? कैरी मुलिस ने। यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीसीआर विधि की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट कर लेना है कि पीसीआर विधि में यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में हम जिस मशीन का यूज करते हैं उस मशीन का नाम क्या है? तो पीसीआर में जिस हम मशीन का यूज करते हैं उस मशीन का नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। क्या नाम है उस मशीन का? थर्मोसाइक्लर मशीन। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब पूरे के पूरे इस पीसीआर विधि में कुछ कंपोनेंट्स यानी कि कुछ घटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन से अवयवों की आवश्यकता होती है, इसमें कौन कौन से संघटकों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स या घटक की आवश्यकता होती है,
तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, टारगेट डीएनए चाहिए। क्या चाहिए, टारगेट डीएनए चाहिए। मतलब जिस डीएनए का हमको कॉपी तैयार करना है उस डीएनए को चाहिए। सबसे पहले तो हमको वो डीएनए प्राप्त करना है जिस डीएनए की हमको कॉपी तैयार करनी है, तो उसी डीएनए को हम क्या बोलेंगे, टारगेट डीएनए बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको क्या चाहिए भैया, टारगेट डीएनए चाहिए। भैया हमको पता तो होना चाहिए कि किस डीएनए खंड का, किस डीएनए के पार्ट का हमको कॉपी तैयार करना है। तो जिस डीएनए खंड का हमको कॉपी तैयार करना है उस डीएनए खंड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टारगेट डीएनए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, प्राइमर। प्राइमर की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइडों के जुड़ने में हेल्प करेगा। और ये जो प्राइमर होता है ये संश्लेषित प्राइमर होना चाहिए। कैसा प्राइमर, तो संश्लेषित प्राइमर होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ये एक क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। ठीक है, बाकी एंजाइम जो है उच्च ताप पर सक्रिय नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जो है एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। अब इसका नाम टैग क्यों है, क्योंकि ये किसमें से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है थर्मस इक्वेटिकस नामक जीवाणु से। किसमें से, ये थर्मस इक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, टी से हो गया, थर्मस का टी हो गया और इक्वेटिकस का हो गया AQ। ठीक है, तो TAQ मतलब टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो TAQ टैग पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये टैग पॉलीमरेज जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है और न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें टारगेट डीएनए चाहिए हमको। सबसे पहले जिस डीएनए की कॉपी तैयार करनी है उस डीएनए को हम बोलेंगे टारगेट डीएनए। इसके बाद प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 3 प्राइम में जुड़ेगा। हमेशा प्राइमर कहां जुड़ेगा, तो प्राइमर ऑलवेज जो है हमेशा आपको याद रखना 3 प्राइम पे, यानी 3 डॉट सिरे पर जुड़ेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स की भी उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर इसके बाद बफर विलयन होना चाहिए और बेरियम क्लोराइड का मिश्रण और जल। ठीक है, ये पांचों के पांचों ऐसे घटक हैं जिनको हम लेंगे और इस थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर क्या कर देते हैं भैया, डाल देते हैं। सबको थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये एक थर्मोसाइक्लर मशीन है। अब इस थर्मोसाइक्लर मशीन में इस प्रकार से क्या होते हैं, गड्ढा होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि थर्मोसाइक्लर मशीन में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब जैसी संरचना होती है। तो इन टेस्ट ट्यूब जैसी संरचनाओं में जो गड्ढे होते हैं तो उन टेस्ट ट्यूब जैसी संरचनाओं में भर करके इन सबको एक साथ टारगेट डीएनए को, प्राइमर को, टैग पॉलीमरेज को और न्यूक्लियोटाइड्स को, बफर, बेरियम क्लोराइड और जल को एक साथ हम इसको एक टेस्ट ट्यूब जैसी संरचना में भरेंगे। और फिर थर्मोसाइक्लर जो हमारी मशीन होती है, इस थर्मोसाइक्लर मशीन में क्या होते हैं, अनेक सारे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में हम क्या कर देते हैं, इन सबको एक साथ ले जा करके भर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो पीसीआर प्रक्रिया होगी वो संपन्न होगी। तो पूरी की पूरी जो हमारी पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया संपन्न होती है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में। और वो तीनों चरण कौन कौन से, उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए। अब देखिए पीसीआर की जो क्रिया होती है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला जो स्टेप है वो होता है विकृतीकरण, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, या विकृतीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमारा डीएनए है, तो जब डीएनए अणु को लगभग हम 94 से 95 डिग्री सेल्सियस या 94 से 96 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे या इतने ताप पर जो हम गर्म करेंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, चूंकि आप लोगों को पता है कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं या दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर हम देंगे जब टारगेट डीएनए को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स है वो आपस में टूट करके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 94 से 96 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान पर गर्म करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डीएनए है और इस डीएनए के मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड्स जो है इस प्रकार से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है भैया डीनेचुरेशन। तो ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए अणु है और इस डीएनए अणु को मान लीजिए हमने क्या दिया, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया।
तो डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में अभी इकट्ठा थे और ये दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। तो डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। मतलब हम किसी डीएनए मॉलिक्यूल को, उस डीएनए मॉलिक्यूल को जिसका हमको क्लोन तैयार करना है या जिसकी हमको प्रतिलिपियां या कॉपियां तैयार करनी है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को हम लगभग 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देंगे। ऐसे टेम्परेचर में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टूट करके अलग हो जाएंगे। तो ये पहली प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कोई डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसको हम तापमान देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके दोनों स्ट्रैंड्स टूट करके अलग हो जाएंगे, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर जो दूसरी प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं तापानुशीलन। तापानुशीलन का मतलब है कि धीरे धीरे जो है अब इस डीएनए अणु को या डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं इनको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। तापानुशीलन किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, ठीक है। और तापानुशीलन जब हम करेंगे तो टेम्परेचर जो है कहां जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा घट जाएगा। अभी टेम्परेचर भैया बहुत ज्यादा था जब हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स को तोड़ा है, तो उसके लिए हमने टेम्परेचर कितना दिया था, एवरेज अगर टेम्परेचर हम निकालें तो मान लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दिया था। और यहां पे अब थोड़ा डीएनए के जो स्ट्रैंड्स टूट करके अलग हुए हैं वो थोड़ा ठंडा होंगे, यानी टेम्परेचर यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दोनों के जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स के आप देखेंगे 3 प्राइम सिरे पर डीएनए की संरचना पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक है और ये हमारा दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। तो एक डीएनए का स्ट्रैंड टूटने के बाद ये अलग हुआ है और दूसरा डीएनए का खंड ये अलग हुआ है, ठीक है। दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये है। तो दोनों डीएनए में आप क्या देखेंगे, डीएनए में क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये डीएनए को हमने जब क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसमें क्या होता है, सिरे होते हैं, एक 3 प्राइम सिरा होता है और एक 5 प्राइम सिरा, ठीक है ना। उसी प्रकार इधर साइड इसमें भी 3 प्राइम सिरा और इधर 5 प्राइम सिरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डीएनए का हमारा दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुआ है उनमें 3 प्राइम और 5 प्राइम सिरे होते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो प्राइमर है हमारा, ठीक है, प्राइमर जो जुड़ेगा वो हमेशा 3 डॉट यानी कि 3 प्राइम सिरे पर जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, हमेशा 3 प्राइम सिरे पर जुड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, आप लोगों को इसको डायग्राम में समझना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये है भैया डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास एक डीएनए अणु है, ये हमारे पास टारगेट डीएनए है और ये एक ऐसा डीएनए है जिसका हमको प्रतिलिपि या कॉपी तैयार करनी है। तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे भैया, सबसे जो पहला स्टेप है हमने क्या बताया कि पहला स्टेप जो होता है इसमें हम 95 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है देंगे, ठीक है। यहां पे हम 95 डिग्री सेल्सियस तापमान हमने जब दिया, ठीक है, तो पहले स्टेप पे हमने क्या किया भैया, 95 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया। तो ये डीएनए के बीच का जो हाइड्रोजन बंध था आप देख सकते हैं ये टूट गया है और डीएनए के यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स जो है बन चुके हैं, ठीक है। तो एक डीएनए का स्ट्रैंड्स ये है और दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड्स हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो सब पहला स्टेप क्या है, जो हमारा पीसीआर है इसका पहले स्टेप यही है कि अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टूट करके अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो पहले स्टेप में क्या हो गया, डीएनए अणु टूट गया और डीएनए अणु के टूटने के पश्चात डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा भैया, दूसरे स्टेप में हमने आपको क्या बताया कि एनीलिंग होगा। क्या होगा दूसरे स्टेप में, एनीलिन। मतलब ये जो हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ये क्या होंगे, हल्के ठंडे होंगे क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा अब यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा दूसरे स्टेप में वो कितना रहेगा, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स भैया अलग हुए हैं, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्या होगा, जब दूसरी स्टेज आएगी तापानुशीलन यानी कि एनीलिंग, तो एनीलिंग की अवस्था में क्या होगा, तापानुशीलन जब होगा तो क्या होगा कि डीएनए में आप देखेंगे कि दो स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड्स तो हमारा ये है और दूसरा स्ट्रैंड्स हमारा क्या है, ये है। दूसरा स्ट्रैंड्स हमारा ये है। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सिरे होते हैं। जैसे इसमें एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये, इस स्ट्रैंड में भी एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 3 प्राइम सिरा ये है और 5 प्राइम सिरा ये है, ठीक है। और इसमें 3 प्राइम सिरा ये है और 5 प्राइम सिरा ये है। तो अब आप देखेंगे कि होता क्या है कि जब दूसरी स्टेज आती है, दूसरी अवस्था आती है तापानुशीलन यानी कि एनीलिंग जब होता है, तो जो प्राइमर होता है ये प्राइमर आकर के 3 प्राइम सिरे पर जुड़ जाता है।
तो यहां पे 3 प्राइम सिरे पर भी आप देख सकते हैं ये प्राइमर आकर के जुड़ गया, और यहां पे भी 3 प्राइम सिरे पर आकर के ये प्राइमर जो है क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहले स्टेप में क्या हुआ, हमने डीएनए को 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे गर्म किया, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। तो पहली प्रक्रिया यहां पे कंप्लीट हो गई, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, यानी कि डीनेचुरेशन हो गया। फिर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं उसमें 3 प्राइम सिरे पर क्या हो जाएगा, प्राइमर आकर के जुड़ जाएगा, और ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप था एनीलिंग, जिसमें कि तापमान कम हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो हमारा 3 प्राइम सिरा होता है डीएनए का उसमें आकर के प्राइमर जो है जुड़ जाता है। तो ये प्राइमर आकर के 3 प्राइम पे यहां पे भी जुड़ गया, और इस वाले डीएनए स्ट्रैंड में भी प्राइमर आकर के जुड़ गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ठीक, तीसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। अब इस अवस्था में टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ जाएंगे आपस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टैग पॉलीमरेज का जुड़ना। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये भी आकर के कहां जुड़ जाएगा, 3 प्राइम सिरे पर जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा आप देख सकते हैं 3 प्राइम सिरे था, इस 3 प्राइम सिरे पे यहां पे हमारा प्राइमर तो जुड़ा ही हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं आप जो 3 प्राइम सिरा है, ये 3 प्राइम सिरा है, ये 5 प्राइम सिरा है, और इसमें जो है भैया ये हमारा 3 प्राइम सिरा है और ये 5 प्राइम सिरा है। ठीक है, तो दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही तीसरा स्टेप हुआ है, इस तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि 3 प्राइम पर जो हमारा प्राइमर जुड़ा था उसी प्राइमर से आकर के यहां पे जुड़ जाएगा टैग पॉलीमरेज एंजाइम। क्या जुड़ जाएगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर के जोड़ करके डीएनए के एक नए स्ट्रैंड्स का निर्माण कर देगा, और यहां पे फिर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बन जाएगी। और सेम इसमें भी होगा, 3 प्राइम सिरे पर यहां पे प्राइमर जुड़ा था, तो प्राइमर के अलावा 3 प्राइम सिरे पर यहां पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे, और ये फिर आपस में मिलकर के एक नए डीएनए के स्ट्रैंड्स का निर्माण कर देंगे, और ये डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से आपस में क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और एक नए डीएनए के अणु का निर्माण हो जाएगा, और यहां पे भी एक नए डीएनए के अणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि एक हमारे पास डीएनए अणु था, और इस एक डीएनए अणु से यहां पे 2 डीएनए अणु तैयार हो चुके हैं। और इसी प्रकार अगर हमको और कई सारे डीएनए की कॉपियां तैयार करनी है, तो ये जो 2 हमारे पास डीएनए प्राप्त हुए हैं, इन दोनों डीएनए को हम फिर से क्या करेंगे, 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करेंगे। उसके बाद फिर ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है आपस में टूट करके अलग हो जाएंगे, और इस प्रकार जैसे एक डीएनए अणु से क्या हुआ है, 2 डीएनए अणु का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार जितने सारे हमको कॉपी तैयार करना है उतनी बार हमको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और कई सारी डीएनए की कॉपियां या प्रतिलिपियां जो है हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीएनए का स्टैंड है हमारा कोई भी, उसको अगर हम हीट करेंगे लगभग 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टूट करके अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा डीनेचुरेशन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो डीएनए का 3 प्राइम सिरा होता है उस पर आकर के प्राइमर जुड़ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा 3 प्राइम सिरा होता है तो प्राइमर से आकर के टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी जुड़ जाएगा, जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। इसीलिए तो हमने यहां पे यूज किया है, क्योंकि तीसरे स्टेप में टेम्परेचर कितना था, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जब 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा हुआ भैया, इसका मतलब टैग पॉलीमरेज एंजाइम ही यहां पे काम कर सकता है, बाकी एंजाइम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी एंजाइम इतना ज्यादा तापमान में सक्रिय नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से एक डीएनए अणु से यहाँ पे 2 डीएनए के अणु बन चुके हैं, और फिर से अगर इन 2 डीएनए अणुओं से हमको 4 डीएनए के अणुओं को प्राप्त करना है तो वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और इस प्रकार जितनी कॉपियां या जितनी प्रतिलिपियां हमको तैयार करनी है उतनी बार इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पीसीआर की प्रक्रिया के माध्यम से हम आसानी से किसी भी डीएनए अणु का कई सारे प्रतिलिपियां या कॉपियां जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है डीएनए पुनर्योजन तकनीक, और इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कई अलग अलग प्रकार की प्रतिलिपियां या कॉपियां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक नए प्रकार के डीएनए को बना सकते हैं, और किसी भी जीव के जीनोम में एक नए प्रकार के डीएनए को प्रवेश करा करके उसके अंदर नई नई क्षमताओं को, नई नई गुणों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से विकसित कर सकते हैं, यानी कि डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, डीएनए पुनर्योजन तकनीक की अगर हम बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक में होता क्या है
कि किसी भी जीव के जीनोम में, ठीक है, मान लीजिए कोई जीव है, उसके अंदर जीनोम है, जीनोम मतलब जीनों का समूह, जो जीन कुल जीन उपस्थित होंगे किसी व्यक्ति के अंदर, जो कुल जीन होते हैं या कुल जीनों का जो समूह होता है वही कहलाता है जीनोम। तो किसी भी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीव को प्रवेश करा करके, ठीक है, प्रवेश कराकर नए प्रकार के डीएनए को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव है, उस जीव के अंदर जो मान लीजिए जीन है, उनके जीनों में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे उस व्यक्ति के अनुवांशिक पदार्थों में हम क्या करेंगे, एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश करा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई जीव है, उस जीव के अंदर हम एक नए प्रकार के डीएनए को अगर प्रवेश कराते हैं और उस जीव के अंदर वांछित लक्षणों वाले गुणों को प्राप्त करते हैं, तो ये तकनीक जो होती है ये कहलाती है डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। तो किसी भी जीव के जीनोम में हम क्या कर सकते हैं, वांछित लक्षणों वाले जीव को प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश कराने की जो प्रक्रिया होती है यही कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो प्रवेश कराने की प्रक्रिया होती है यही कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से हम पुनर्योजित डीएनए को किसी भी जीव के अंदर प्रवेश कराएंगे, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। तो इस तकनीक में हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश करा सकते हैं और उस जीव के अंदर नए गुणों को हम आसानी से विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे होता क्या है कि डीएनए पुनर्योजन जो तकनीक होती है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक जो है निम्न चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि पूरी की पूरी जो हमारी डीएनए पुनर्योजन तकनीक होती है ये कई सारे स्टेप में संपन्न होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना, ठीक है। सबसे पहले तो भैया हम उस फॉरेन डीएनए को प्राप्त करेंगे जिस डीएनए को हमको किसी जीव के अंदर प्रवेश कराना है। मान लीजिए कोई स्पेशल लक्षण वाला डीएनए जो है हम निकालेंगे, जिसको मान लीजिए किसी जीव के अंदर प्रवेश कराना है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक गाय है, अब उस गाय के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसे जीन को प्रवेश कराना है जो कि ज्यादा मात्रा में दूध का प्रोडक्शन या उत्पादन करने लग जाए उस गाय के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि किसी ऐसी गाय के अंदर से क्या करेंगे कि डीएनए खंड को काट करके अलग करेंगे, उस गाय के अंदर से डीएनए का वो खंड काट करके अलग करेंगे जिसमें कि दूध बनाने वाले जो जीन है वो जिस डीएनए खंड में उपस्थित होते हैं उस डीएनए खंड को हम क्या करेंगे, ला करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी डीएनए को काट करके अलग करेंगे तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिबंधन एंजाइम की, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जिसके लिए आप समझ सकते हैं कि यहां पे हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डीएनए अणु को जगह जगह से काट सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डीएनए का कोई भी अणु है। अब इस डीएनए अणु में से केवल और केवल कुछ ही भाग, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक डीएनए का एक ऐसा खंड है, एक ऐसा भाग है जिसके अंदर जीन उपस्थित है। कैसा जीन उपस्थित है, गायों के अंदर दूध बनाने वाले जीन जो है उपस्थित है। तो हम इस डीएनए के इतने खंड को केवल, ये खंड को केवल काट करके अलग कर लेंगे। तो काटेंगे डीएनए के खंड को किसकी सहायता से, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो है वो है हमारा उपयोगी वाहक का चयन, ठीक है। फिर इसके बाद हमको एक वाहक का चयन करना है। तो वाहक के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, जैसे प्लाज्मिड हमने बताया था कि प्लाज्मिड जो होते हैं ये सबसे बढ़िया वाहक होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं ये सबसे बढ़िया वाहक का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि किसी दूसरी कोशिका के अंदर से, जैसे मान लीजिए ये इकोलाई की कोशिका है, ठीक है। अब इस इकोलाई की कोशिका के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, इकोलाई की कोशिका के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होता है। और इसके अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है डबल स्टैंडर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इकोलाई कोशिका है, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया है। तो इस इकोलाई बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्लाज्मिड को अलग कर लिया। अब इस प्लाज्मिड को जब हमने अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब ये प्लाज्मिड जो है ये हमारा क्या है, वाहक डीएनए है। क्या है, वाहक डीएनए। तो प्लाज्मिड तो है, लेकिन प्लाज्मिड क्या होता है, तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही तो होता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके हम इतने खंड को काट करके अलग कर देंगे, ठीक है। इतने खंड को क्या कर देंगे, काट करके अलग कर देंगे। और जब हम काट देंगे तो इस प्रकार से खंड हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये इस प्रकार से खंड हमारे पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये जो शेष बाकी भाग है यहां पे, तो यहां पे हम ये जो हमने
क्या किया था, एक डीएनए खंड को काटा था जिसमें कि स्पेशल टाइप्स के जीन उपस्थित हैं। इस ये जो हमारा वाहक डीएनए है, इस वाहक डीएनए के साथ हम क्या करेंगे, इस फॉरेन डीएनए को ला करके यहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस हम वाहक डीएनए के साथ क्या करेंगे, यहां पे वाहक डीएनए के साथ हम इस फॉरेन डीएनए को ला करके यहां पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास जो डीएनए बनकर तैयार हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, इस डीएनए को हम बोलेंगे क्या, पुनर्योजित डीएनए या पुनर्योजन डीएनए। ठीक है, पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करा देंगे, किसी दूसरी कोशिका के अंदर क्या करा देंगे, हम स्थानांतरित करा देंगे। तो यही प्रक्रिया है डीएनए पुनर्योजन तकनीक की। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंचित डीएनए को खंड को प्राप्त करेंगे। कोई अच्छे गुणों वाले जो जीन हैं, वो जीन जिस डीएनए खंड में उपस्थित है उस डीएनए खंड को हम काट करके अलग करेंगे, जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम एक उपयोगी वाहक का चयन करेंगे। फिर हमको एक उपयोगी वाहक लेना है, जिस उपयोगी वाहक के साथ हमारा वंचित डीएनए जो है जुड़ जाए। ठीक है, तो वंचित डीएनए और वाहक डीएनए को जो हम जोड़ देंगे, तो उसको जोड़ने से एक जो डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यानी कि पुनर्योजित डीएनए। सिंपल सी बात है कि जो हमारा वंचित डीएनए है, जिस डीएनए के अंदर जीन उपस्थित है अच्छे अच्छे, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, वाहक डीएनए के साथ जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ करके एक नया डीएनए बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी दूसरे जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित कर देंगे, जिसे ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे 4-5 स्टेप हैं। 4-5 स्टेप में यहां पे हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम जो है डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू समझना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि मानव के अंदर जैसे आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, शुगर या डायबिटीज रोग होता है, जिसके निवारण के लिए या जिससे बचने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स बनाने वाले जो जीन होते हैं ना, उन जीनों वाले डीएनए के खंड को हमको लाना है। ठीक है, और ला करके हमको वाहक डीएनए के साथ एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे, जिससे ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स बनाने वाले जो जीन हैं, वो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। तो मानव में इंसुलिन बनाने वाले जो जीन होते हैं, उनको हमको तैयार करना है किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर। तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डोनर सेल है। क्या है, हमारे पास एक डोनर सेल है, और इस डोनर सेल के अंदर आप देखेंगे, इस डोनर सेल के अंदर जो हमारे पास डीएनए मौजूद है, उस डीएनए के केवल इतने खंड को काट करके अलग करना है जितने डीएनए में जीन उपस्थित हैं इंसुलिन बनाने वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे जीव के अंदर से हम केवल और केवल डीएनए का इतना ही पार्ट काट करके क्या कर लिए, अलग कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि किसी भी डोनर सेल से क्या किया, हमने भी किसी, मान लीजिए किसी जीव के अंदर से हमने क्या किया कि एक डीएनए खंड को हमने काट करके अलग कर लिया। केवल उतने ही डीएनए खंड को काट करके हमने अलग किया है जितने डीएनए खंड के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स बनाने वाले जीन उपस्थित थे। तो हमने डीएनए का इतना खंड काट करके अलग कर लिया। ठीक है, तो इस इतने डीएनए खंड को हमने काट करके अलग कर लिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भैया जीन उपस्थित है। क्या अंदर क्या उपस्थित है, इस डीएनए के अंदर जीन उपस्थित है। कैसे जीन उपस्थित हैं, जो कि भैया इंसुलिन का क्या करेंगे, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को बनाने वाले जो जीन उपस्थित हैं वो इस डीएनए के अंदर उपस्थित हैं। तो इस डीएनए को हमने क्या कर दिया, काट करके अलग कर लिया। अब किसके माध्यम से हमने काट करके अलग किया होगा, तो ये हमने अलग किया है किसके माध्यम से, हमने अलग किया है भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, क्योंकि इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमने फॉरेन डीएनए को अलग कर लिया। फॉरेन डीएनए मतलब एक वंचित डीएनए आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप वंचित डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा डीएनए जिसको हमको प्रवेश कराना है किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर, और जिसके अंदर हमको इंसुलिन का उत्पादन कराना है, उस कोशिका के अंदर जो है हमको इस वंचित डीएनए को पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वंचित डीएनए को क्या करेंगे, एक वाहक डीएनए के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो वाहक डीएनए के साथ मिला करके हम क्या तैयार करेंगे, यहां पे हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। तो जब वाहक डीएनए के साथ इस वंचित डीएनए को हम
मिलाएंगे और इनको मिलाने से जो एक नया डीएनए बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या, पुनर्योजित डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमने क्या किया भैया, किसी डोनर सेल से, ठीक है, किसी जीवाणु कोशिका से या किसी भी डोनर सेल से हमने किसी भी कोशिका से क्या कर लिया, उस डीएनए खंड को काट करके अलग कर लिया जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन जो है उपस्थित थे। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए खंड को क्या करेंगे, एक वाहक डीएनए के साथ जोड़ करके एक नया डीएनए बनाएंगे। तो हमको क्या करना है, एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, कोई हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास इकोलाई है। क्या है, इकोलाई है। तो इस इकोलाई में क्या होता है कि इस इकोलाई का ये हो गया हमारा अनुवांशिक पदार्थ, और इसके अलावा जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा है ये क्या होता है भैया, प्लाज्मिड। क्या होता है, ये होता है प्लाज्मिड। तो हम क्या करेंगे कि इस इकोलाई कोशिका के अंदर से ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही तो होता है। और प्लाज्मिड जो होते हैं भैया ये वेक्टर होते हैं, ठीक है, ये सबसे बढ़िया वाहक होते हैं डीएनए के। तो हम क्या करेंगे, वाहक के लिए हम क्या करेंगे कि हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे, और प्लाज्मिड को बाहर निकालने के पश्चात जो है इसके कुछ सिरों को हम काट करके अलग करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इस डीएनए से हमको, ये तो हमारा क्या हो गया, वाहक डीएनए हो गया। ये क्या है, हमारा वाहक डीएनए है, ये हमारा है वाहक डीएनए। और इस वाहक डीएनए के साथ हमको इस वंचित डीएनए को क्या करना है, इस फॉरेन डीएनए या इस वंचित डीएनए को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे भैया, जब दो डीएनए को आपस में जोड़ना है भैया उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भैया पढ़ रखा है डीएनए लाइगेज। क्या पढ़ रखा है हमने, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो दोनों डीएनए को, कौन कौन से डीएनए को, ये हमारा वाहक डीएनए है जिसको कि हमने कहां से निकाला है, बैक्टीरिया के सेल से निकाला है। तो इस वाहक डीएनए के साथ अब हमने इस फॉरेन डीएनए को या इस वंचित डीएनए को जिसके अंदर जीन उपस्थित है इंसुलिन बनाने वाले, तो हम इस वंचित डीएनए को और इस वाहक डीएनए को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और एक नए प्रकार का डीएनए बन जाएगा भैया। और इस नए प्रकार के डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या पुनर्योजित डीएनए हम इसको आसानी से कह सकते हैं। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। सबसे पहले हमको किसी कोशिका से जिसके अंदर जीन उपस्थित होते हैं जिसके डीएनए में, ठीक है, इंसुलिन बनाने वाले, तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए खंड को काट करके अलग कर लेंगे जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन उपस्थित होते हैं। तो हम इस वंचित डीएनए को क्या करेंगे, किसी वाहक डीएनए से के साथ क्या करेंगे, मिला करके एक नए डीएनए को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक नए प्रकार के डीएनए को बना लिया जिस डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट बैक्टीरियम के साथ क्या कर देंगे, इस डीएनए के अंदर स्थानांतरण करा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, इकोलाई की जीवाणु कोशिका है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस अपने भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम प्रवेश करा देंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पहुंच चुका है, ये किसी पोषक जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंच चुका है। अब ये जहां भी पहुंचेगा भैया, जिस जीवाणु के अंदर जाएगा उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन या प्रोडक्शन करेगा। और जब इसको कल्चर माध्यम में रख करके इनमें क्या होगा, प्रजनन कराएंगे हम किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। तो इससे बहुत सारे इकोलाई तैयार होंगे और उन सभी के सभी इकोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, उन सभी के सभी इकोलाई के अंदर भैया इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन में कितनी श्रृंखलाएं होती है, तो इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को बना होता है इंसुलिन। ठीक है, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टेप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम पूरे के पूरे स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वंचित डीएनए खंड को अलग किया। ठीक है, डोनर सेल से हमने, किसी भी व्यक्ति के सेल से हमने क्या किया, उस डीएनए खंड को अलग किया जिस डीएनए खंड के अंदर जीन उपस्थित होते थे इंसुलिन बनाने वाले। तो हमने वंचित डीएनए खंड को प्राप्त किया। ठीक है, किसकी सहायता से, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हमने प्राप्त किया काट करके। फिर उपयोगी वाहक का चयन किया, तो हमने इसके रूप में प्लाज्मिड का चयन किया। ठीक है, प्लाज्मिड वाहक का चयन किया हमने। तो इकोलाई कोशिका के अंदर से हमने, इकोलाई जीवाणु की कोशिका से हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और उसको हमने क्या बना दिया, वाहक डीएनए बना दिया। तो उस वाहक डीएनए के साथ हम क्या करेंगे, फिर हम एक पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करेंगे। यानी वाहक डीएनए के साथ जब हमने वंचित डीएनए खंड को मिला दिया आपस में, तो एक बन गया हमारा क्या, पुनर्योजित डीएनए बन गया। अब फिर चौथे स्टेप में हमने क्या कर दिया, पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण करा दिया। किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर हमने क्या करा दिया, फिर इस पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण करा दिया। ठीक है,
फिर इसके बाद 5वें स्टेप में क्या होगा, स्थानांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान। ठीक है, तो स्थानांतरित जो पोषक कोशिका उसकी पहचान करके उसमें उसको कल्चर माध्यम में रख करके उनमें प्रजनन कराया जाएगा, जिसके माध्यम से ज्यादा मात्रा में उस जीव का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या किया था, जिसके अंदर हमने इंसुलिन बनाने वाले जीन को प्रवेश कराया था, और इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी जीव के अंदर जो है हम एक नए प्रकार के डीएनए को समावेश करा देते हैं, और उसके अंदर एक नए प्रकार के गुणों वाले जीन को प्रवेश कराने के पश्चात नए प्रकार के लक्षण जो है उस जीव के अंदर मौजूद हो जाते हैं। तो ये तकनीक है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। ठीक है, इसमें एक हम पुनर्योजित डीएनए बनाते हैं, और उसी पुनर्योजित डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी जीव के अंदर प्रवेश करा देते हैं, और यही प्रक्रिया है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन गया, क्लोन्स बन गए, मतलब बहुत सारे इस प्रकार से जब इनमें प्रजनन होगा तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बन जाएंगे, और इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन होगा। तो इसका आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग की दो विधियां थी, एक था हमारा क्या, एक था हमारा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा था हमारा क्या, दूसरा है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक। ठीक है, चलिए, तो दोनों तकनीक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। डीएनए लाइगेज एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। ये डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, जिसका काम क्या होता है, आपस में दो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। तो ये एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। तो आपको याद रखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये भी एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अंदर उत्पादित होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो है बनते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को पहचान करके डीएनए के खंडों को तोड़ने का काम करते हैं। मान लीजिए डीएनए का अगर कोई खंड है, तो उस डीएनए खंड को मान लीजिए काट करके अलग करना है, तो उसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम आणविक कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे सीजर का मतलब होता है कैंची, कैंची का मतलब क्या होता है, काट करके अलग करना। तो उसी प्रकार ये भी क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को काट करके अलग कर सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सीजर इसको हम इसीलिए कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि डीएनए को नष्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बैक्टीरिया की रक्षा करता है। इसका ज्यादा मात्रा में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं। तो हम पूरे के पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, क्योंकि जहां जहां पे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करेंगे, डीएनए के खंडों को काटेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए के खंडों को काट करके अलग करने के लिए हमको एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कई बार आपके एग्जाम में यहां पे लिखा मिलता है प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, तो प्रतिबंधन एंजाइम अगर लिखा मिलता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिबंधन एंजाइम को ही हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम में ये भी लिख के आते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, तो भी वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को आपस में काट करके अलग करने का कार्य करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए और संपूरक डीएनए, जिसको कि हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो दोनों के मध्य डिफरेंस आपको समझना है क्या होता है। तो पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, हमने आपको क्या बताया कि एक हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोई वंचित डीएनए है, एक हमारे पास कोई वंचित डीएनए है, और इस वंचित डीएनए को अगर हम किसी वाहक डीएनए के साथ क्या करते हैं, वाहक डीएनए के साथ जोड़ करके एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक नए डीएनए का अगर निर्माण करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया, तो इसे हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। मतलब एक फॉरेन डीएनए को और एक वाहक डीएनए को अगर हम आपस में जोड़ करके एक नए प्रकार के डीएनए को बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं भैया पुनर्योगज डीएनए। यानी पुनर्योगज डीएनए में हमको दो जीवों के डीएनए की आवश्यकता जो है लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए का मतलब क्या है कि अगर हम वंचित डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए को किसी वाहक डीएनए के साथ जोड़ते हैं और एक नए प्रकार के डीएनए को बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। मतलब पुनर्योगज डीएनए जो है ये दो अलग अलग प्रकार के डीएनए के मिलने से बनता है। ये चीज आपको क्लियर। अब अगर हम कंप्लीमेंट्री डीएनए की बात करते हैं,
तो मान लीजिए कोई एक जीव है, अब उस जीव के अंदर डीएनए से क्या बन रहा है, उस जीव के अंदर डीएनए से क्या बन रहा है, मान लीजिए आरएनए बन रहा है, ठीक है ना। डीएनए से मान लीजिए एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अनुलेखन। क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर मान लीजिए एमआरएनए से हम क्या करते हैं, एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, तो एमआरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए या संपूरक डीएनए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी कि संपूरक डीएनए। तो संपूरक डीएनए में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि एक ही जीव के डीएनए से एमआरएनए बना हुआ है और वही एमआरएनए से अगर हमने फिर से क्या कर दिया, फिर से अगर हमने डीएनए बना दिया तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो एमआरएनए से अगर हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए से अगर हम डीएनए बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, अनुलेखन, जिसमें हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि एमआरएनए से जब पुनः डीएनए बनेगा तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एक एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ेगी और जिस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है, जिस एंजाइम का नाम क्या है भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपको यह समझ में आ गया कि पुनर्योगज डीएनए है क्या और कंप्लीमेंट्री डीएनए है क्या। पुनर्योगज डीएनए मतलब दो अलग अलग प्रकार के डीएनए के मिलने से बना हुआ एक नया डीएनए क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए। अगर हम संपूरक डीएनए की बात करते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग जीवों के डीएनए नहीं मिले होते हैं, इसमें केवल एक ही एमआरएनए से जो डीएनए बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो एमआरएनए से जो हमारा डीएनए बन गया उसको हमने क्या बोल दिया, कंप्लीमेंट्री डीएनए। इनमें डिफरेंस आप देखेंगे तो जो हमारा पुनर्योगज डीएनए होता है ये हमारा दो सूत्र युक्त होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है कुछ इस प्रकार से, जबकि यह एकल सूत्रीय होता है, इसमें केवल एक ही स्टैंड होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री डीएनए में केवल एक ही सूत्र, एक ही स्टैंड यानी कि एक ही श्रृंखला होती है, जबकि पुनर्योगज डीएनए में दो सूत्र होते हैं, दो स्टैंड होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। तो हमने क्या बताया कि दो अलग अलग जीवों से डीएनए को प्राप्त करेंगे और उसको मिला करके एक नया डीएनए बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो यहां पे दो विभिन्न जीवों के डीएनए की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। जबकि संपूरक डीएनए में हम क्या देखेंगे कि इसके निर्माण में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसके निर्माण हेतु तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब क्या आवश्यकता होगी भैया, तो हमने क्या कहा कि जब दो डीएनए अणुओं को आपस में जोड़ना है, जब दो डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ना है, जब दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि जब पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं तो दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को आपस में जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए यहां पे किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी भैया डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं संपूरक डीएनए में हम क्या करते हैं, एमआरएनए से क्या बनाते हैं, एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रक्रिया करते हैं तभी तो बनता है हमारा डीएनए। कौन सा डीएनए, सी डीएनए यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो भैया जब हम एमआरएनए से सी डीएनए बनाएंगे यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे तो इस प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें आपको याद रखना लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए, ये क्वेश्चन यूनिक है और आपके लिए काफी आसान क्वेश्चन सभी है, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं, तो देखिए एक ऐसा डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजीनस क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पढ़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजीनस क्षारों का कोई क्रम है, ठीक है। अब उसको अगर हम इस साइड से पढ़ें तो भी उनका क्रम वही आए और दूसरी साइड से पढ़ें तो भी उनका क्रम वही आए। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास है GAA, क्या है
GAA, और यहां पे है हमारे पास क्या, CCG, क्या है, CCG। ठीक है, ऐसा आप आसानी से कह सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पे आप AAT भी कर सकते हैं। ठीक है, AAT कर सकते हैं आप। तो आपको एक ऐसा डीएनए का खंड बनाना है जिसमें आपको नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम जो है, इधर से आप पढ़ें तो भी वही आए, इधर से पढ़ें आप तो भी वही आए। तो अगर मान लीजिए हम एक ऐसा बनाते हैं और इधर हम क्या कर दें, इधर हम एडेनिन कर दें, यहां पे थायमीन थायमीन कर दें। ठीक है, यहां पे एडेनिन है तो थायमीन थायमीन कर दें, और यहां पे साइटोसिन ग्वानिन है तो यहां पे हम साइटोसिन कर दें। तो क्या ये हमारा पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाएगा? तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक डीएनए नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर इसको हम इधर से पढ़ते हैं तो GAA ग्वानिन एडेनिन एडेनिन और एडेनिन एडेनिन थायमीन है, तो ये तो पैलिंड्रोमिक डीएनए नहीं है। और उसी प्रकार से अगर हम यहां पे क्या करते हैं, अगर हम यहां पे इधर से इसको पढ़ें तो भी हमारा सेम नहीं आता है। तो कोई हमारे पास एक ऐसा डीएनए खंड हो जिसमें नाइट्रोजीनस क्षारकों के जो जोड़े होते हैं उनका क्रम जो है, या तो हम इधर से पढ़ें तो भी वही आए और इधर से पढ़ें तो भी वही आए, तो इस प्रकार के डीएनए को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक प्रकार का डीएनए। ठीक है, तो कोई ऐसा हमको डीएनए का खंड बनाना है जिसमें हम इधर से ही पढ़ें, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास होगा GCC। ठीक है, तो इधर भी आप क्या बना दो भैया, GCC। ठीक है, फिर आपको बनाना है क्या भैया, इधर बनाना है आपको A। ठीक है, इधर बनाना है आपको पूरा का पूरा क्या बनाना है, ATC। तो यहां पे भी आप क्या कर देंगे, ATC। ठीक है, ATC। तो इस प्रकार से, ठीक है, मतलब क्या है कि हमको एक नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम ऐसे बनाना है कि या तो हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों साइड से पढ़ने पर क्या हो, क्षारक का जोड़े का क्रम अगर एक समान दिखे, चाहे हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, दोनों क्षारक का क्रम अगर क्या दिखता है, समान दिखता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ACGT। ठीक है, अब उसी प्रकार आप इधर से ले लीजिए ACGT। ठीक है, ये T आपको बना लेना है। तो आप अगर इधर से पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, यहां से ACGT, इधर से पढ़ेंगे तो भी ACGT। तो आप इधर से पढ़ रहे हैं तो भी समान आ रहा है नाइट्रोजीनस क्षारों का जोड़ा, और इधर से आप पढ़ेंगे तो भी ACGT। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम प्रकार का डीएनए होता है। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जीन बैंक क्या है? तो जीन बैंक एक ऐसा भंडार या एक ऐसा संग्रह स्थल होता है जहां पे हम कई प्रकार के जीवों के अनुवांशिक पदार्थों को या विभिन्न प्रकार के जीवों के जीनों से संबंधित जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा देर तक संरक्षित करके रखते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन बैंक। ठीक है, तो जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली जो संस्था होती है या जो स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं जीन बैंक। तो यह एक संस्था होती है या एक स्थान होता है जहां पे हम विभिन्न प्रकार के जीनों को, विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थों को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो भी मान लीजिए दुर्लभ प्रजातियां हैं और उस दुर्लभ प्रजातियों के जीव जो आज नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर हम उसका जीन या अनुवांशिक पदार्थ जो है उनका इकट्ठा करके रखे हैं तो आने वाले समय में हम फिर से उस प्रकार के नए जीवों को तैयार कर सकते हैं। वही अनुवांशिक पदार्थ और वही अनुवांशिक संरचना वाले जीवों को हम तैयार कर सकते हैं, जिस कारण से ये हमारे जीन बैंक जो होते हैं उसमें काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि यहां पे हम लंबे समय तक पुराने जीनों को, लंबे समय तक नए प्रकार के अनुवांशिक पदार्थों को या डीएनए के पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। कहां पे, संरक्षित करके जीन बैंक में। तो जीन बैंक एक ऐसी संस्था या एक ऐसा स्थान होता है जहां पे हम विभिन्न प्रकार के जीनों को संरक्षित करके रख सकते हैं या विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही होता है कि जो भी दुर्लभ प्रजातियां हैं या जो भी दुर्लभ जीव हैं उनके अंदर जो भी दुर्लभ ये हमारे पूरे पूरे अनुवांशिक पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक हम बना करके रख सकें। तो यही मुख्य उद्देश्य होता है जीन बैंक का। तो जीन बैंक आपको समझ में आ गया क्या है, कि एक ऐसी संस्था या एक ऐसा स्थान होता है जहां पे विभिन्न प्रकार के जीनों को हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है जीन बैंक। तो इस प्रकार से यहां पे हमने इस चैप्टर में सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।